हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल वर्ल्ड। तो आज हमारी जो है भारतीय अर्थव्यवस्था की क्लास होगी और आज का जो हमारा टारगेट रहेगा कि आज हम इसमें देखेंगे कि किस तरह से जो हमारा आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित लेख होते हैं वो हमारा एक लेखन शैली को विकसित करने के लिए कितनी अहम भूमिका निभाते हैं। और साथ ही हम इसको कवर करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या प्रमुख बिंदु होते हैं, किसी भी लेख को हम कितनी आसानी से विश्लेषण कर सकते हैं और उसके क्या क्या प्रमुख चरण होते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। अगर शीर्षक की बात करी जाए तो हमारा जो लेख है वो है सामाजिक अवसंरचना, रोजगार और मानव विकास, यानी कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट और ह्यूमन डेवलपमेंट। इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो यदि हम देखें तो यहाँ पर चूंकि भारत में आबादी का एक बड़ा हिस्सा है, नौजवानों का है, लोगों का है, अतः शिक्षा, हेल्थ केयर, जल आपूर्ति, स्वच्छता जैसी सामाजिक क्षेत्रों में भारत को जनसांख्यिकी लाभ प्राप्त है। तो चूंकि हम जानते हैं कि हर वर्ग के जो लोग हैं वो भारत में निवास करते हैं और यहाँ पर एक अहम भूमिका के तौर पर हमारा हेल्थ केयर, जल आपूर्ति, स्वच्छता जैसी जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो हमारा एक अहम रोल यहाँ पर निर्वहन करती हैं। तो जो लोगों के जीवन की गुणवत्ता के साथ साथ अर्थव्यवस्था की उत्पादकता पर गहरा प्रभाव छोड़ती हैं और समाज के सभी वर्गों को पहुंचने के लिए नीति योजनाओं के डिजाइन के मूलभूत परिवर्तन, लोगों भागीदारी, जागरूकता, प्रौद्योगिकी उपयोग, हस्तांतरण के बारे में विस्तार किया जाना शामिल है। अगर थोड़ा सा आंकड़ों की बात करें तो यहाँ पर 2014-15 में और 2019-20 की अवधि के दौरान सकल घरेलू उत्पाद में अनुपात के रूप में सामाजिक सेवाओं का कुल खर्च हमारा 1.5% जो था उसमें वृद्धि देखी गई थी। और अगर जो है अभी हम 2017-18 के आंकड़ों पर नज़र डालें तो इसमें जो है 9.98% की वृद्धि इसमें देखने को पाई गई थी। और देश भर में आयुष्मान भारत और मिशन इंद्रधनुष के स्वास्थ्य सेवाओं को जो है पहुंच में सुधार हुआ है। और चूंकि ये इस सरकार की एक अहम योजनाएं हैं जिसके तहत अनेक लाभार्थियों ने लाभ उठाया है। इसके बाद देख लेते हैं कि ग्रामीण परिवेश में क्या है आंकड़ों की स्थिति। तो ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 76.7%, शहरी क्षेत्रों में लगभग 96% परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध हो गए हैं। तो ये हालिया समय में एक उपलब्धि की बात है और आने वाले समय में भी जो हमारी निवास से संबंधित योजनाएं हैं इनका एक अहम लेखा जोखा है और इनके द्वारा लाभान्वित लोगों की जो संख्या है उसमें भी हम वृद्धि की कामना करते हैं। तो यही एक हमारा छोटा सा, देखिए इन्होंने पहले स्टार्ट किया उसके बारे में एक छोटा सा डिटेल दे दिया। और ये जो वीडियो है ये खास तौर से जो हमारे प्रतिभागी हैं जो सिविल परीक्षाओं की तैयारी भी कर रहे हैं, उसमें एक हमारा निबंध का जो लेख आता है, एक निबंध का एक पूरा पेपर होता है, उसमें भी आपको ये पॉइंट जो है काफ़ी भूमिका में आपकी मदद के लिए कारगर सिद्ध हो सकते हैं। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की बात करें अगर तो समावेशी विकास में रोजगार के लिए सामाजिक बुनियादी ढांचों में निवेश की पूर्व शर्त है। और 2019 के जो अंतरिम बजट आया था इसमें अगले एक दशक तक जो हमारा मुख्य पहलू रखा गया है, विजन रखा गया है, जिसमें अन्य बातों के साथ साथ सामाजिक बुनियादी ढांचों पर भी निर्माण पर बल दिया गया है और जिनमें स्वस्थ, आयुष्मान भारत, महिलाओं और बच्चों के उचित पोषण पर भी बल दिया गया है और खासतौर से उनकी सुरक्षा पर भी इसमें बल दिया गया है। हमें वर्ष 2022 के सभी के लिए बिजली का स्वच्छ खाना, आना पानी और जो हमारा आवास है इसके लिए भी कारगर चुनौतियों को समाधान की ज़रूरत है। अपेक्षित कौशल को प्रदान करना और रोजगार सृजन के लिए वातावरण का एक महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं हमें देखने को मिलती हैं। यहाँ पर हम 2024 का जो लक्ष्य है उसमें हम देख सकते हैं कि जो लक्ष्य रखा गया है कि उसमें सभी ग्रामीण घरों को पाइप लाइनों और जल की आपूर्ति से जो है उसको जोड़ा जाए। और अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें एक डिफरेंस भी देखने को मिलता है कि जो हमारा विद्युत का उत्पादन है वो भी मुख्यतः जो है इन वर्षों में काफ़ी बढ़ गया है और जो उसकी कटौती है वो कुछ क्षणों के लिए ही होती है। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा जो देश है वो विकसित पथ पर निरंतर अपनी गति से जो है अपना एक आगे बढ़ रहा है। आगे देख लेते हैं थोड़ा सा सामाजिक क्षेत्र में व्यय में रुझान में। यहाँ पर कुछ बात करी गई है कि सामाजिक सेवा क्षेत्र में जो खर्च में वृद्धि की कर है उसमें कल्याण के प्रतिशत, प्रतिबद्धता और प्रतिदर्शिता को यहाँ पर देखा गया है। केंद्र और राज्यों द्वारा सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी के बारे में, सामाजिक सेवाओं के बारे में, स्वास्थ्य में अगर हम बात करें तो 14-15 और 19-20 में जो बजट प्राकलन बोर्ड था इसके आधार पर जो 1.5% की जो वृद्धि दर है वो यहाँ पर नोटिस किया गया। और 6.2 से जो हमारा 6.2 2014-15 में था, 19-20 के बजट में ये बढ़कर हमारा 7.7% हो गया है। तो यहाँ पर एक तालिका दी गई है, इस तालिका में आप लोग देख सकते हैं कि सरकार, संयुक्त केंद्र राज्यों द्वारा सामाजिक क्षेत्रों पर कितना खर्च है उसका पूरा आपको यहाँ पर विवरण जो है वो देखने को मिल जाएगा।
आगे बात करते हैं मानव विकास की, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट। तो इसके देखिए आधारभूत क्षेत्र क्या-क्या होते हैं। बेसिकली कोई भी सूचकांक होता है जिसका काम यही होता है कि जो उसको नामित करता है और क्या उसने वृद्धि दर से उसमें श्रेष्ठता पाई है, उसको भी ये जो है अंकित करता है। तो मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित कुल 189 देशों में भारत की जो रैंकिंग है 2008 में एक स्थान से बढ़कर 129 हो गई है, जबकि 2017 में जो भारत की रैंकिंग थी वो 130 थी। और इसी से हम जो है आगे आकलन करते हैं कि भारत 1.13% औसत वार्षिक एचडीआई वृद्धि के साथ साथ तेजी से सुधार करने वाले शामिल हैं, और इसमें चीन का जो है 0.95 हिस्सेदारी है, और रशियन फेडरेशन की बात करें तो 0.69 है, और ब्राज़ील में यहाँ पर 0.59 है, जो कि इसके सूचकांक के आधार पर ये बताया गया है। आगे देख लेते हैं, यहाँ पर एक जो है आपको चित्रण के माध्यम से उन्होंने दर्शाया कि किस दौरान जो हमारी औसत वार्षिक एचडीआरआई रेट है उसमें कितनी वृद्धि हुई है। पहले 14 था, फिर 1.39 था, इस तरह से करते करते हमारा जो है 0.12 आ गया है। यूएस सबसे पीछे है इस टाइम, और जो सबसे ज़्यादा है वो यहाँ पर ये जो है 1.4 बांग्लादेश जो है इसको नोटिस कर रहा है। आगे देख लेते हैं हमारा कि सभी के लिए शिक्षा के लिए कितना ये कारगर सिद्ध है। तो सतत विकास लक्ष्य के लिए अगर हम बात करें तो तहत 2030 में समस्त लोगों को समावेशी और गुणवत्ता युक्त उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है, और सभी के लिए जो है आजीवन सीखने के अवसरों को बढ़ावा दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर एक मैं बात मेंशन करना चाहूँगा कि हमारी जो सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, और हमारा जो ज्ञान है वो कभी भी संपूर्ण नहीं हो पाता है, क्योंकि इतनी इसमें समग्रता है। आप किसी भी क्षेत्र की बात करेंगे तो नए आयाम उसमें हमें देखने को मिलते हैं, और मैं तो यही कहूँगा कि आप निरंतर जो है सीख कर जो अपना ज्ञान है और उसकी जो अभ्यास है उसके माध्यम से उसको और ज़्यादा सुदृढ़ बना सकते हैं। इसलिए जो है आप लोग कभी जो है पढ़ाई पर विशेषता ध्यान दें, और जो हमारे खास चीज़ें होती हैं उनको जो है थोड़ा-सा आप उस पर व्यक्तिगत तौर पर ध्यान दें। तो यहाँ पर हम बात क्या कर रहे थे कि इसको बढ़ावा मिला है, और सरकार की भी ये नीति है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार के सृजन होंगे, यदि युवाओं में रुझान होगा कि रोज़गार के प्रति या फिर जो है अपनी जीविका को कमाने के प्रति, तो सरकार भी जो है इसमें अपना अहम भूमिका निभाएगी। तो यहाँ पर है कि 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य दी जाए, और जो है आरटीआई मानक के तहत प्राथमिक विद्यालयों में मौसम के अनुकूल भवन भी उपलब्ध उसको कराए जाएँ। आगे बात कर लेते हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक आंकड़ा हमें दूसरा मिलता है, विद्यालयों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की संख्या क्या है। तो वर्ष अगर हम 2011-12 की बात करें तो यहाँ पर प्राथमिक उच्च विद्यालय हमारे लाखों में की अगर बात करिए तो 11.93 थे, और उच्च माध्यमिक विद्यालय में 0.84 थे, और 2011-12 में ही जो महाविद्यालय थे हमारे वो हमारे 34852 यानी कि 34,852 थे, और विश्वविद्यालय 642 थे। लेकिन अगर हम थोड़ा सा लेटेस्ट जाएं और लेटेस्ट में 17-18 का आकलन देखें तो यहाँ पर 14.85 प्राथमिक विद्यालय हैं और 1.25 हमारे उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं। 2012 से 19 तक में ये हमारे 39931 यानी कि 39,931 थे, और विश्वविद्यालय जो हमारे बढ़कर 993 हो गए हैं। और इसमें भी आए दिन कहीं ना कहीं जो है वृद्धि देखने को हमें मिलेगी। तो ये पूरा एक हमें यही जो खंड है ये यही बताता है कि किस तरीके से हमारा शिक्षा के क्षेत्र में भी भारत जो है वो प्रसार बड़ी गतिशीलता के साथ कर रहा है। तो यहाँ पर एक हम छोटा सा ये देखते हैं कि एनएसए रिपोर्ट में उच्च शिक्षा क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों पर रोचक निष्कर्ष प्रस्तुत किया गया है, और संपूर्ण भारत में ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में की सहायता से संस्थानों से शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र सरकारी तुलना में काफ़ी अधिक राशि व्यय करते हैं। सरकारी विद्यालयों में प्रतिस्पर्धा का अभाव के कारण गुणवत्ता काफ़ी नीचे है, जिसके फलस्वरूप अधिक से अधिक छात्र निजी में स्वयं नामांकित करना पसंद करते हैं। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर बात ये करी गई है कि जो हमारा माध्यमिक विद्यालय है इनमें जो है ज़्यादातर गिरावट देखने को इसलिए मिलती है क्योंकि जो आम जनजीवन के नागरिक होते हैं वो अपना जो बच्चे हैं उनको प्राइवेट स्कूलों में दाखिला दिलाते हैं ताकि वहाँ की जो शिक्षा प्रणाली होती है उस पर थोड़ा सा उनको कह सकते हैं कि विश्वास प्रणाली होती है, बट कुछ रिसोर्सेज की कमी हमारे सरकारी विभागों में होती है। बट सरकार जो है इसको और गहनता से इस पर कार्य कर रही है, और मिड डे मील और अन्य कार्यों की जो योजनाएं हैं उनको क्रियान्वित करके यह भी देखा जा रहा है कि किस तरह से हम इसको और ज़्यादा जो है रोचक बना सकें। और कई जो हमारे प्राथमिक विद्यालय हैं उनको आदर्श विद्यालयों में भी बदला जा रहा है ताकि और भी उससे प्रेरणा लेके जो विद्यालय हैं वो भी अपना विकास तेज़ी से कर सकें। तो यहाँ पर एक चीज़ ये भी है कि उच्च शिक्षा में क्या क्या कार्यक्रम चलाए जाने। सरकार ने शिक्षकों और शिक्षणों पर पंडित मदन मोहन मालवीय के राष्ट्रीय मिशन लॉन्च किया है अभी, और जिसके उद्देश्य से उच्च शिक्षा में शिक्षकों के उन्नत शिक्षण और व्यावसायिक विकास को मजबूत पेशेवर कैडर में संबंधित करने के लिए मानकों का निर्माण किया गया है, और शीर्ष कार्यों को
सुसंगत सुविधाएं जो है उनसे सृजित किया गया है। निजी संस्थानों में सहित केंद्रीय विश्वविद्यालयों में भी और निर्माण कार्यक्रमों में भी हम ये देखने को यहाँ पर देख सकते हैं। और ये भी एक हमें यहाँ पर ग्राफ है जो ये बताता है कि वार्षिक रिपोर्ट जो है हमारी PSFL के द्वारा क्या है, जैसे श्रम बल है और राज्य व्यवहार प्रतिशत है, जिसमें कि हम कह सकते हैं कि जो हमारे कम आयु के वर्ग के बच्चे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा पारिश्रमिक कार्यों में ना लगाकर शिक्षा के प्रति जो है हम उनका रुझान उजागर करें, तो जिससे इसमें बढ़ोतरी आ सकती है। कौशल विकास से तात्पर्य यही है कि जो युवाओं हैं उनकी पढ़ाई पर विशेष तरह से ध्यान दिया जाए, और जो हमारी अभी शिक्षा नीति उसमें भी बदलाव हुए हैं, उसका भी यही उद्देश्य है कि जो हमारा कौशल विकास है, यानी कि जो हमारी शिक्षा है वो इस तरीके से होगी जिससे जो उसको समाप्त करने के बाद जो हमारा व्यक्ति है जो उसको ग्रहण करेगा वो संपूर्ण किसी न किसी रोजगार के लिए जो है वो कारगर सिद्ध हो सके और अपना वो श्रम से अपनी जीविकोपार्जन कर सके। भारत में रोजगार की स्थिति पर थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं। तो यदि स्वरोजगार श्रेणी में देखें, जिसमें नियोक्ता, स्वनियोजित कार्यकर और अप्रदत्त पारिवारिक मजदूर हैं, जहाँ पर स्वनियोजित कारगर को नियोक्ताओं के अनुपात में वृद्धि हुई है 2011-12 में, और 2017-18 के मध्य अप्रदत्त मजदूर जो हैं हेल्पर के अनुपात के विशेष के रूप में महिलाओं के अनुपात में यहाँ पर जो है कमी देखने को मिली है हमें। तथापि स्वरोजगार और कामगारों के अनुपात में भी परिवर्तन आए हैं। इस अवधि के दौरान जो है 52% बनकर ये रह गया है। तो इस तरह से हमारा ये पूरा संपूर्ण डेटा जो है यहाँ पर संकलित करने को हमें मिला है, और इसमें काफ़ी अच्छा संकलन भी दिया गया है। और इसमें जो है पूरा हमें यही एक दृष्टिपात होता है कि सामाजिक अवसंरचना, रोजगार और मानव विकास किस तरह से जो हमारा निरंतर वृद्धि कर रहा है, और उसकी क्या क्या वैश्विक तौर पर जो रिपोर्ट्स हैं उसके लिए हमें यहाँ पर देखने को मिलता है इसमें। तो इसमें थोड़ा सा और देख लेते हैं जो खास बिंदु है। बाकी तो यहाँ पर कुछ बिंदु, बहुत सारे बिंदु दिए गए हैं, जैसे चिकित्सीय अवसंरचना। चिकित्सा भी किसी का भी एक अहम भूमिका होती है। चिकित्सा में अगर हम बात करें तो भारत ने WHO में 1:1000 की संस्कृति की तुलना में चिकित्सक जनसंख्या का अनुपात जो है, जो कि 1:1456 है, यानी कि बिलियन में अनुपातित किया गया जनसंख्या में। और चिकित्सकों को कमी से निपटने के लिए जिला अस्पतालों और चिकित्सा महाविद्यालयों में अपग्रेड करने के लिए भी वहाँ पर भी सरकार जो है नियत कार्य कर रही है। और अभी तक जो है 141 चिकित्सा महाविद्यालयों को स्वीकृति जो है वो दी जा चुकी है। एक मिशन मोड आया है, मिशन मोड इन्वेंशन है। इसमें क्या है कि SDG लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भी जो किए जा रहे हैं, प्राप्त करने के लिए सरकार में आयुष्मान भारत, जो कि बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध हुई है, ऐसी योजनाएं जो है। और जैसा कि एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, आयुष्मान भारत का लक्ष्य है जो जन स्वास्थ्य है उसकी देखभाल में निवारक सुविधापूर्ण देखभाल करते हुए सार्वभौमिक स्वास्थ्य सुरक्षा को प्रदान करना है, और द्वितीयक और तृतीयक अस्पतालों की देखभाल करके उसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जो हमारा उपकेंद्र है वो मंजूर हुआ था, उसमें 27573 की मंजूरी हुई थी, और पूरा हुआ है जो वो 21014 पूरा हुआ है। नवीनीकरण उन्नयन की बात करें तो यहाँ पर जो है 18707 देखा गया था, और 15345 जो है हमारा कंप्लीट हो गया है। ऐसे ही जो हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, इनमें 604 के लिए मंजूरी दी गई थी, और 473 जो है वो पूरे हुए हैं। नवीनीकरण की बात करें तो 6692 के लिए मंजूर हुआ था, जिसमें से 5771 जो है वो कंप्लीट हो गए। तो कुल मिलाकर के जो हमारा आंकड़ा है वो यही बताता है कि 35,866 तक पर इसमें जो है निरंतर हमें वृद्धि देखने को मिल रही है। ऐसे यहाँ पर सबके लिए घर के लिए भी है, जो हम अभी पिछले अपने इसमें लेख में बात कर चुके थे, उसमें भी देख सकते हैं हम 1 जनवरी तक सामूहिक रेंज में शामिल करते हुए वरिष्ठ नागरिकों के निर्माण के लिए जो है इसमें घरेलू कारीगर सिद्ध और दिव्यांगजन जो है ट्रांसजेंडरों के लिए, कुछ रोगियों के लिए की इस योजनाओं में भी शामिल किया गया है। सरकार जो है पेयजल की सुरक्षा पर भी ध्यान दे रही है कि किस तरीके से जो हमारी पेयजल की प्रणाली है उसको घर घर तक और स्वच्छता का विशेष ध्यान देते हुए हम इसमें देख सकते हैं। तो अब इसके अंतिम लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। इसका भावी परिदृश्य में, यानी कि इसका आने वाले समय में क्या क्या जो सरकारी योजनाओं का जो एक कह सकते हैं हमारा विजन रहता है, उसमें किस तरह से ये कारगर सिद्ध होगा। तो सबका साथ सबका विकास जैसे कि हमारा ये मोटो है, और इसी मोटो के साथ जो हमारा केंद्र सरकार है वो अपने विकास के कार्य के लिए निरंतर अग्रशील है। तो सबका साथ सबका विकास और सबका विकास के आदर्श वाक्य के साथ सरकारी प्रयासों से सामाजिक सेवाओं तक लोगों की पहुंच बेहतर हुई है। गत वर्षों के दौरान ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सभी स्तरों पर शिक्षा भागीदारी की स्थिति सुधरी है। ITI और यानी कि जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर होता है, इंडस्ट्रियल और टेलीकॉम सेक्टर, वहाँ पर भी कौशल प्रशिक्षण में वृद्धि हुई है, और महिला प्रशिक्षकों की संख्या जो है अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। क्योंकि ये जो हमारा महिला उत्थान है और नारी सशक्तिकरण को भी बल देता है, जिससे महिलाओं के रोजगार के साधन और उनकी जो एक स्पष्ट भूमिका है, एक सुदृढ़ भूमिका है, उसको भी यहाँ पर जो है मंजूरी दी गई है, और उससे इस भावना को भी बल मिलता है।
तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में, जिला अस्पतालों में भी हम देख सकते हैं, जैसे आजकल आंगनबाड़ी और आशा बहन जी जो हैं बहुत ही एक कह सकते हैं वैश्विक स्थिति में उन्होंने जो है एक भरसक प्रयास किए और योद्धा की तरह पूरी इस वैश्विक महामारी का जो योद्धा के कार्य किए वो भी एक सराहनीय है। आगे देखें तो हम अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में कुल औपचारिक रोजगार जो है 2011-12 में 8% की तुलना में 2017-18 में 9.98% की वृद्धि हुई है और देश भर में आयुष्मान भारत और इंद्रधनुष की मिशन इंद्रधनुष योजना भी गाँवों तक लगभग 76.7% तक जो है इसने मंजूरी करी है, जिसमें 96% परिवारों के घर पास जो है पक्के घर हो गए हैं। और जल शक्ति अभियान जो है, जो हमारा जल मंत्रालय, वो भी बहुत ही ज़्यादा अहम भूमिका निभाता है अपनी। जल शक्ति अभियान भारत में पानी की अभावग्रस्त जिलों में संरक्षण करने और क्रियाकलापों के लिए भी जो है इसमें आरंभ किया गया। तो ये हमने संपूर्ण लेख देख लिया, जिसमें हम लोगों ने देखा कि क्या क्या पॉइंट है जो हमें अपने उत्तर लेखन में हम इसको शामिल कर सकते हैं। तो आज को यहीं पर इस क्लास को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, जय हिंद।